हेलो, गुड इवनिंग। आज ये हम लोग चौथा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, जिसके पहले हम लोग 2 सेक्टर मॉडल, सेक्टर्स के बारे में, इंजेक्शन और विड्रॉल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि 3 सेक्टर मॉडल में जब हम गवर्नमेंट को इंक्लूड करते हैं तो उसका मेजर रोल क्या होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट 3 सेक्टर मॉडल में कैसे वर्क करती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और गवर्नमेंट किस तरह इंजेक्शन और एडिशन फंड को करती है, इसके बारे में भी एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चूँकि 3 सेक्टर मॉडल है, तो 3 सेक्टर मॉडल में बेसिकली हम लोग 3 सेक्टर मॉडल में बेसिकली हम लोग गवर्नमेंट को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और 3 सेक्टर जो मॉडल होता है, एक कह सकते हैं एक रियलिस्टिक मॉडल है। रियलिस्टिक इसलिए है कि किसी भी इकनॉमी में आप देख सकते हैं, इंडिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, या कोई भी डेवलपिंग या डेवलप कंट्री हो, उसमें गवर्नमेंट का एक मेजर रोल होता ही है, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो 2 सेक्टर जो मॉडल हमने पढ़ा था, जिसमें केवल फॉर्म्स एंड हाउस होल्ड होते हैं, वो एक रियल मॉडल नहीं है। उसको एज्यूम करके हम लोग समझने के लिए उसको लिया गया था। लेकिन जो 3 सेक्टर मॉडल एक रियलिस्टिक मॉडल है, आप इसको रियल वर्ल्ड से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 सेक्टर मॉडल में जो हम इंक्लूड करते हैं जो गवर्नमेंट को, एक मेजर जो इम्पोर्टेंस रोल होता है गवर्नमेंट को किसी भी इकनॉमी में मेजर रोल प्ले करती है। तो वो कौन कौन सा मेजर रोल है जो गवर्नमेंट प्ले करती है, इसमें से एक पहला आता है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। कानून व्यवस्था बनाने का काम किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। लॉ बनाना, ठीक है, डिफरेंट लॉ बनाना, कंपनी से रिलेटेड लॉ बनाना, ये सब काम किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो मेजर रोल प्ले करती है वो होता है सोशल वेलफेयर करना, ठीक है। सोशल वेलफेयर इन द सेंस कि जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, etc, ये सारे सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट्स करती है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है जो जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है मेकिंग फिजिकल पॉलिसी। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है जिसके माध्यम से, फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से गवर्नमेंट क्या क्या कंट्रोल करती है। जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी के माध्यम से जो इम्पैक्ट पड़ता है जीडीपी पे, जो इम्पैक्ट पड़ता है, इसका भी असर देखने को मिलता है। इस तरह से बहुत सारे ये फिजिकल पॉलिसी जो के माध्यम से गवर्नमेंट काम करती है। तो जो फिजिकल पॉलिसी का जो इम्पोर्टेंस टूल्स होते हैं, गवर्नमेंट का जो मेजर इंस्ट्रूमेंट होता है, वो कौन कौन सा होता है। एक होता है टैक्सेशन, ठीक है। आप देखते होंगे कि जब भी गवर्नमेंट का बजट आता है तो टैक्स के बारे में 2 चीज़ है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स कम बेस करना। तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपने इकनॉमी को बूस्ट करने के लिए टैक्सेशन में चेंजेस करती रहती है, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट एक और है जो है एक्सपेंडिचर करना, जैसे रोड्स, ब्रिज, ये सब चीज़ों को बनाने का काम भी क्या करती है, गवर्नमेंट ही करती है। जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, सब्सिडी देना, ठीक है, जैसे एलपीजी पे, फर्टिलाइज़र्स पे, ईवी जो मार्केट में लॉन्च हो रहा है उसको मोटिवेट करने के लिए उस पर सब्सिडी देना, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी पे सब्सिडी देना ताकि उसको प्रमोट कर सकें, ठीक है। ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे पेंशन देना, ठीक है,
किसानों को एज ए पैसा देना, ठीक है, ये सब चीज़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू करती है। तो एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टैक्सेशन क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इससे क्या इफेक्ट इकोनॉमी पे पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टैक्सेशन क्या होता है। टैक्सेशन एक टर्म है, एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि जब टैक्सिंग अथॉरिटी का मतलब कि किसके पास अधिकार है टैक्स को कलेक्ट करने का या किसी व्यक्ति पे लगाने का। तो जनरली सिंपल सी बात है कि किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास है। तो टैक्सेशन द टर्म फॉर व्हेन टैक्सिंग अथॉरिटी यूजुअली गवर्नमेंट, प्रायः जो गवर्नमेंट होती है वो क्या लगाती है, इम्पोज ए फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, एक अपना एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन किसी भी सिटीजन्स और रेसिडेंट्स पे, जो देश के जो नागरिक होते हैं उसके ऊपर एक अपना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दायित्व उस पर लगाती है कि आप जो अर्न कर रहे हैं ना, आप जो अर्न कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा हमें दीजिए, एज किस रूप में, टैक्स के रूप में। तो वो टैक्स के रूप में जब हम लोग देते हैं वही टैक्सेशन हो गया। और दो रूप में देते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स के रूप में देते हैं और एक इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में देते हैं, ठीक है। अब समझेंगे कि डायरेक्ट टैक्स के रूप में कैसे देते हैं और होता क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना वो डायरेक्टली पेड बाय इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति के द्वारा डायरेक्ट पे किया जाता है, किसको, गवर्नमेंट को, या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी पे किया जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है। इसका जो टैक्स का बर्डन होता है ना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे शिफ्ट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं इनकम टैक्स, नाम सुना होगा इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा सीधा गवर्नमेंट को दिया जाता है। जैसे आईटीआर के थ्रू, आप आईटीआर का तो नाम सुना ही होगा, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न जो हर एक साल हम लोग फाइनेंशियल ईयर में भरते हैं, इसके थ्रू अपने इनकम का कुछ पोर्शन हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है। इस जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है जो उसका सालाना इनकम है 10 लाख, ठीक है, और मान लीजिए टैक्स रेट है 10%, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो अपने इनकम का जो कुछ पोर्शन है 10%, वो 1 लाख होगा, और 1 लाख वो अपने इनकम का कुछ पोर्शन गवर्नमेंट को वो देती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कैसे देती है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स मान लीजिए 25% है, तो अपने प्रॉफिट का वो कुछ हिस्सा वो किसको देती है, गवर्नमेंट को देती है। तो ये डायरेक्ट टैक्स के कैटेगरीज में आता है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी पे। पहला इम्पैक्ट, बिफोर हम टैक्स देखते हैं, मान लीजिए टैक्स अगर कोई चार्ज नहीं हो रहा है, सिंपल जितना पहले जो वाला एग्जांपल लेते हैं, एक व्यक्ति जो साल का 10 लाख कमाता है और टैक्स नहीं है, जीरो टैक्स है, नहीं देता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति के पास पूरा का पूरा कितना रुपया आ रहा है, 10 लाख रुपया आ रहा है, ठीक है, टैक्स नहीं दे रहा है, पूरा का पूरा 10 लाख आ रहा है। तो 10 लाख जो आ रहा है, तो 10 लाख उसके पास या तो कंजम्पशन करने के लिए है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के लिए है, या उसमें से कुछ पोर्शन वो सेव करेगा। कुल मिलाकर ये है कि 10 लाख वो इकोनॉमी में क्या करेगा, इनफ्लो करेगा कंजम्पशन के थ्रू या सेविंग के थ्रू, ठीक है। अगर वो टैक्स लगता है, आफ्टर टैक्स देखिए 10% अगर वो टैक्स दे रहा है, तो उसके पास आफ्टर टैक्स देने के बाद ओनली कितना बच रहा है, 9 लाख बच रहा है। तो खर्च केवल वो कितना कर सकता है, 9 लाख ही कर सकता है। तो बिफोर देखिए इकोनॉमी में फ्लो 10 लाख हो रहा है, लेकिन आफ्टर टैक्स ओनली कितना हो रहा है, 9 लाख हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, साइज इनकम का क्या हो रहा है, घट रहा है। इनफ्लो जो हो रहा है ना इकोनॉमी में 1 लाख से कम हो रहा है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि टैक्स के माध्यम से जो होता है ना, मनी जो होता है आउटफ्लो हो जाता है, इकोनॉमिक से विड्रॉल हो जाता है, हम उसको निकाल लेते हैं, ठीक है, टैक्स के रूप में। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये जो टैक्स जो होता है ना, टैक्स जो होता है ये गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, रेवेन्यू होता है, ठीक है। टैक्स गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, रेवेन्यू होता है।
इसके बारे में आगे हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। दूसरा एक मेजर टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है वो एक इंटरमीडिएटरी के द्वारा यानी कि सेलर के द्वारा कस्टमर से या कंज्यूमर के से कलेक्ट किया जाता है, तो उसके बाद उसको पे किया जाता है, किसको, गवर्नमेंट के पे किया जाता है। इसमें क्या होता है, बर्डन जो टैक्स होता है शिफ्ट होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे वो शिफ्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए जो है सेलर है और क्या बेचता है, स्मार्टफोन बेचता है, ठीक है। कॉस्ट है 20,000, ठीक है। एक जीएसटी इस पे लगता है 18%, ठीक है। तो अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें, टोटल कॉस्ट ऑफ स्मार्टफोन क्या हो जाएगा, 20,000 मोबाइल फ़ोन का, और 18% किसका, 20,000 का, कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो गया, 23,600 रुपया, ठीक है। और ये 23,600 रुपया, मान लीजिए ये मोबाइल बी को बेचता है, ए सेल टू बी, ए ने बी को बेचा, तो ए जो है बी से कितना कलेक्ट किया, 23,600 रुपया, ठीक है। इसमें जो 3,600 रुपया है बी एज ए कलेक्टर हो गया, कलेक्ट किया बी से, और ए जो है जो कलेक्टर हो गया, कलेक्ट किया बी से, और ये क्या करेगा, ये गवर्नमेंट को पे कर देगा। ये 3,600 रुपया किसको चला जाएगा, गवर्नमेंट को चला जाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, ए जो है बी से कलेक्ट किया और ए ने उसको 3,600 रुपया गवर्नमेंट के तौर पे गवर्नमेंट को दे दिया। तो ये जीएसटी जो आता है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स के कैटेगरीज में आता है। और ये भी क्या करता है, ये विड्रॉ करता है, ठीक है ना। ये क्या किया, टैक्स लगने से क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स यानी कॉस्ट ऑफ जो मोबाइल का है वो बढ़ गया। अगर मान लीजिए अगर टैक्स नहीं रहता तो ओनली वो 20,000 ही पे करके मोबाइल ले सकता था, लेकिन टैक्स देने के बाद उसको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है, 3,600 रुपया देना पड़ रहा है, जिससे उसका परचेजिंग कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। अगर वो 3,600 नहीं देता तो 3,600 रुपया कुछ और गुड्स पे वो खर्चा कर सकता था, लेकिन वो 3,600 रुपया नहीं कर सकता है क्योंकि उसको टैक्स भी देना है। तो कुल मिलाकर ये है कि टैक्स जो होता है ना वो विड्रॉ का काम करता है, ठीक है ना। किसी भी इकनॉमी में एज ए विड्रॉल का काम करेगा इसे। तो उसके सिंपल सा क्या समझ में डिफिनेशन बन सकता है, देखेंगे। टैक्सेस आर withdrawals from income flows because they reduce private disposal इनकम। ये क्या कर रहा है, प्राइवेट डिस्पोजल इनकम को रिड्यूस कर दे रहा है, एंड therefore consumption expenditures एंड सेविंग्स। प्राइवेट डिस्पोजल इनकम के घटने के वजह से उसका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग्स पे क्या हो रहा है, घट जा रहा है, ठीक है।
इसका वन साइडेड स्टोरी हुआ। दूसरा साइड हम देखते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। इससे पहले हमने देखा था कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या होता है। गवर्नमेंट जो है ना, इकनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इकनॉमी को एक्सपेंड करने के लिए वो कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करती रहती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर ETC। यानी कि अपने इकनॉमी को रन करने के लिए डिफेंस सेक्टर में वो खर्चा करती है, जैसे लड़ाकू विमान हो गए, ठीक है, हथियार हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिज, रेलवेज, इस सब पे वो एजुकेशन पे खर्चा करती है, जैसे कॉलेजेस बनाना, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाना, हेल्थ केयर पे खर्चा करती है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट का एज ए एक्सपेंडिचर है। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक पे, इसके बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट एक हाईवे बना रही है, ठीक है। ठीक है, एक हाईवे बना रही है, तो हाईवे तो गवर्नमेंट खुद से बनाएगी नहीं, तो गवर्नमेंट खुद से बनाएगी नहीं, तो क्या करती है, लेबर हायर करेगी फ्रॉम हाउस होल्ड से, ठीक है। जैसे इसमें इंजीनियर्स आ गए, लेबर्स आ गए, ये सब चीज़ हाउस होल्ड से हायर करेगी। और इसमें जो कॉस्ट मटेरियल, जो मटेरियल्स जो यूज होगा, जो मटेरियल जैसे सीमेंट्स हो गए, आयरन रॉड हो गया, ये ब्रिक्स हो गए, ये सब चीज़ ये कहाँ से है, परचेस करेगी, फॉर्म से परचेस करेगी। तो ठीक है, जब गवर्नमेंट जब हाईवे बना रही है तो दो सेक्टर को इम्पोर्टेंस मिल रहा है, एक तो हाउस होल्ड सेक्टर्स को एंड एक फॉर्म्स को मिल रहा है, ठीक है। और देखेंगे इसके आगे, हायर लेबर फ्रॉम हाउस होल्ड। जब हाउस होल्ड से जब लेबर हायर करेगी तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, इनकम इंक्रीज होगा ऑफ हाउस होल्ड का, ठीक है। उसको रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो इनकम बढ़ेगा। जब इनकम बढ़ेगा तो डिमांड्स करेंगे, जब इनकम आएगा हाथ में तो डिमांड्स, गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड्स करेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगा, डिमांड मेरा एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जब डिमांड बढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड ग्रेटर दैन एग्रीगेट सप्लाई। अगर डिमांड अगर बढ़ रहा है तो तुरंत तो इकनॉमी में क्या है, तुरंत सप्लाई हम बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे जब डिमांड जो है बढ़ा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो प्राइस क्या हो जाएगा, गुड्स का बढ़ जाएगा। प्राइस जब गुड्स का बढ़ जाएगा तो यहाँ पे जब प्राइस गुड्स का बढ़ेगा तो जो फॉर्म्स है, जो प्रोड्यूसर है, वो देखिएगा कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो उसको इंड्यूस करता है। जब इंक्रीज प्राइस जब करेगा तो प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, जब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, जब प्रोडक्शन शुरू करेंगे तो हायर मोर लेबर्स, न्यू प्लांट एंड मशीनरी एस्टैब्लिश। इससे क्या होता है, ये सर्कल चलते रहेगा और जिससे इकोनॉमी का ग्रोथ होते रहेगा। तो पहला केस ये हो गया। दूसरा, अगर फॉर्म से अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी, फॉर्म से अगर मटेरियल वो परचेज कर रहे हैं, फॉर्म से
मटेरियल्स क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो फॉर्म्स का भी रेवेन्यू क्या करें, रेवेन्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो दो सेक्टर को किस तरीके से फ़ायदा पहुंच रहा है और किस तरह से इकनॉमी का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, अगला देखेंगे सब्सिडरी। गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडरी भी देती है। सब्सिडरी का मतलब होता है सिंपल फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब एक ऐड देना, रिलैक्सेशन इन द प्राइस। सब्सिडी का मतलब सिंपल क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन इन द प्राइस। रिलैक्सेशन इन द प्राइस। ठीक है, इसे क्या हो जाता है, रिड्यूस द एसेंशियल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है ना, जैसे मान लीजिए अभी एलपीजी का कॉस्ट है 1000 और सब्सिडी गवर्नमेंट इस पे दे रही है, सब्सिडी दे रही है 300 का, तो ये कॉस्ट कितना हो गया, 700। ये क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड को पे करना होगा। तो इससे क्या हो रहा है, 300 रुपया सेव हो रहा है हाउस होल्ड का। ठीक है, तो इससे भी क्या हो जाएगा, एक एफोर्डेबल हो जाता है प्राइस हाउस होल्ड के लिए, ताकि 300 रुपया जो कम हुआ ना, 300 रुपया से कुछ और हाउस होल्ड काम कर सकती है। तो सब्सिडी का सिंपल मतलब होता है रिलैक्सेशन इन द प्राइस। ठीक है, दूसरा ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, मेड बाय द गवर्नमेंट, इंडिविजुअल और बिजनेस विदाउट रिसीविंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रांसफ़र पेमेंट्स यानी सिंपल यूनिलेटरल पेमेंट होता है, वन साइडेड पेमेंट होता है। जब गवर्नमेंट पेमेंट करती है तो उसके बदले में उससे कुछ मिलता नहीं है, इसलिए इसको ट्रांसफ़र पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये सीधा सा है कि हाउस होल्ड को या व्यक्ति को फाइनेंशियल एड देती है ताकि वो खर्चा कर सके, उसके खर्च करने के लिए कुछ पैसा वगैरह देती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं पीएम किसान स्कीम के तहत हर एक साल जो स्मॉल्स एंड मार्जिनल फार्मर होते हैं 6000 रुपया देती है, ताकि उनको एज ए फाइनेंशियल एड या सपोर्ट मिल सके, मोटिवेट हो सके। ठीक है, तो इस तरह से फाइनेंशियल एड, ओल्ड एज पेंशन देती है। ठीक है, उसके बाद स्कॉलरशिप्स हो गए, तो ये सब चीज़ गवर्नमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो गया। तो इससे गवर्नमेंट देने का ये पर्पस होता है कि लोगों के हाथ में जब इनकम आएगा तो वो खर्च करेंगे, डिमांड को बढ़ाएंगे। डिमांड को बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रांसफ़र पेमेंट करती है। तो सिंपल सा ये आप समझ गए कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है ना, जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो एडिशन होता है। एडिशन होता है फंड का, और टैक्स जो करती है ना, विड्रॉ होता है। टैक्स जो करती है, चार्ज करती है, इम्पोज करती है ना, वो क्या होता है, विड्रॉ होता है। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट था, इसको हम आगे ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ये ग्राफ है, इसमें देखेंगे, इसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग आज ये केवल पोर्शन देखेंगे। इसमें देखिए गवर्नमेंट यहाँ बीच में दिया गया, इसको देखते हैं। यहाँ से एक एरो इधर की तरफ जा रहा है और एक एरो इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि गवर्नमेंट का दो फिजिकल पॉलिसी जो होता है, एक टैक्सेशन होता है, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आपने देख रहे हैं कि जो ट्रांसफ़र पेमेंट हो रहा है, सब्सिडी हो रहा है, वेज हो रहा है, ये सब किसके तरफ जा रहा है, हाउस होल्ड के तरफ जा रहा है। ट्रांसफ़र पेमेंट यानी पेंशन देना, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देना।
ठीक है, पीएम किसान योजना के तहत पैसा ट्रांसफ़र करना, ठीक है, सैलरीज देना, वेज देना, ये किसके तरफ जा रहा है, हाउस होल्ड की तरफ जा रहा है। तो एज ए इनकम यहाँ से एक तरफ से ऐड हो रहा है, ठीक है। दूसरा, जब ये सब्सिडी किसको दे रही है, फॉर्म्स को दे रही है, जैसे ईवी हो गया, ईवी पे सब्सिडी देना, ठीक है। जो नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल जो रिन्यूएबल जो सोलर है, ठीक है, इस पर क्या देना, सब्सिडी देना, ठीक है। परचेज, गवर्नमेंट जब कुछ भी प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, ब्रिज बनाना, ठीक है, रोड्स बनाने, डिफेंस, तो ये ऑर्डर किसी प्राइवेट फर्म को देती है। तो गुड्स परचेज मटेरियल्स फ्रॉम द फॉर्म्स, तो इस तरह से भी फॉर्म्स का क्या होता है, रेवेन्यू बढ़ता है, ठीक है। दूसरा आप देख रहे हैं, यहाँ से एरो इसकी तरफ जा रहा है और यहाँ से एरो इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये अब गवर्नमेंट तो यहाँ से एक्सपेंडिचर कर ली, पर यहाँ से क्या कर रही है, टैक्स कलेक्ट कर रही है, किससे, हाउस होल्ड से, कि आप कुछ कमा रहे हो, उसका कुछ हिस्सा मुझे भी दो एज ए टैक्स के रूप में। और ये डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के यहाँ पे फॉर्म से चार्ज करती है। डायरेक्ट टैक्स यानी कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह हो गया, इनडायरेक्ट जीएसटी वगैरह हो गया, यहाँ से चार्ज करती है, ठीक है। तो ये डायग्राम का सिंपल मतलब है। अब यहाँ पे देखेंगे, टैक्स ग्रेटर दैन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से। मान लें कि रेवेन्यू 120 है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100 है, तो ये कौन सा पॉलिसी हो जाएगा, ये मेरा सरप्लस, ये मेरा कौन सा पॉलिसी हो जाएगा, सरप्लस बजट है। इसको बोलते हैं सरप्लस बजट, ठीक है। सरप्लस बजट हो गया। सरप्लस बजट का मतलब हो गया नेट विड्रॉल्स, यानी कि गवर्नमेंट को कलेक्शन आया 120 रुपया, खर्चा कर रही है ओनली 100 रुपया, तो 20 रुपया क्या हो गया, विड्रॉ के रूप में देखा जाएगा। 20 क्या हो जाएगा, एज ए विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। इससे इकोनॉमी का साइज क्या होता है, रिड्यूस होता है। दूसरा हम देख रहे हैं लेस देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। यानी कि कलेक्शन 100 रुपया हुआ, खर्चा 120 रुपया की गवर्नमेंट ने, तो जो 20 रुपया जो एक्स्ट्रा हुआ ना, ये 20 रुपया कहाँ से लाएगी गवर्नमेंट, एज ए लोन बोरो करेगी। अब बोरो बैंक से करेगी या फॉरेन बैंक से करेगी, ठीक है, या डोमेस्टिक बैंक से करेगी, तो ये 20 रुपये एज ए बोरो करेगी, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफिसिट, इसको बोलते हैं डिफिसिट बजट, ठीक है। डिफिसिट बजट के होने से क्या होता है, इकोनॉमिक में नेट इंजेक्शन होता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू ओनली 100 हुआ, लेकिन खर्चा 120 का हो रहा है, तो 20 जो हो रहा है वो नेट इंजेक्शन एज ए लोन के तौर पे कर रही है, यानी 20 जो है आउटसाइड द इकोनॉमी आ रही है। इससे इकोनॉमी का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए आप देखते होंगे कि हर एक साल जब बजट पेश होता है तो हमेशा डिफिसिट बजट होता है। डिफिसिट बजट होने का मतलब यही है कि हमारा जितना इनकम है उससे ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और हमारा इकोनॉमिक पे डिफरेंट सेक्टर पे हम लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, जिससे इकोनॉमिक क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। एक तीसरा है जितना इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर है, इसको बोलते हैं बैलेंस बजट। बैलेंस
बजट पॉलिसी। ठीक है, जितना इनकम आया उतना ही खर्चा किए। तो ये छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे फोर्थ सेक्टर मॉडल के बारे में। थैंक यू।